नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में हुई भारत अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता के बाद एस जयशंकर का बयान, कहा भारत और अमेरिका के हित हैं समान। यूएसए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बताया अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा निर्देश, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे होल्डिंग सेंटर। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर कार्रवाई का निर्देश, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरी और एसपी कार्यालयों को भेजी कॉपी। बंगाल बॉर्डर पर शुभेंदु सरकार की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ रोकने के मद्देनजर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन। फेंसिंग को लेकर जमीन सर्वे के काम में आई तेजी। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी ने किया लोगों का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त आदेश, बिजली आपूर्ति कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और बलूचिस्तान के क्वेटा में सेना को ले जा रही ट्रेन पर आत्मघाती हमला, 30 लोगों की मौत की आशंका, 50 से ज्यादा घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़े गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सुर्खियों के बाद सांकेतिक भाषा समाचार में शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली भूषण। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देश है। दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं और साझा मूल्यों पर आधारित सहयोग उनके हितों को जोड़ता है। नेता नियमित रूप से लोगों और मतदाताओं के प्रति जवाबदेह रहते हैं। A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ईरान इसके मालिक नहीं है। युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी सिद्धांत के तहत यह अवैध है।
This is an international waterway. They don't own it. It's an international waterway, and what they are doing now is basically they are threatening to destroy commercial vessels using an international waterway. That is illegal under any concept of international law that governs us, but it's also if we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent that could be replicated here in this region and in multiple places around the world. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। बातचीत का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के फलता उपचुनाव में भाजपा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। देबांशु पांडा ने रिकॉर्ड मतों से यह जीत हासिल की। टीएमसी के पूर्व विधायक जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे। टीएमसी की इस हार के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। डायमंड हार्बर मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा समर्थक जश्न मनाते हुए दिखे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को एक साथ 2 बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ फलता उपचुनाव में भाजपा को मिली बढ़त को लेकर जनता ने तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए और यह बढ़त अब जीत में भी तब्दील हो चुकी है। तो दूसरी ओर कोलकाता में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान तेज हो गया। सुबह से ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कई इलाकों में अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई में जुटी रही। सबसे बड़ी कार्रवाई बेलेघाटा इलाके में देखने को मिली, जहां तृणमूल समर्थित बताए जा रहे राजू नस्कर के 2 मकानों पर सरकारी हथौड़े चले। बेलेघाटा की 34 नंबर रोड पर स्थित उसका सफेद आलीशान मकान किसी राजमहल जैसा दिखाई देता है। करीब 80 सदस्यीय नगर निगम टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमारत को ढहाने के काम में लगी रही और इसी तरह तिलजला के जीजे खान रोड स्थित अवैध 7 मंजिला इमारत पर भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण को लेकर पूर्व में सुनवाई की गई थी, लेकिन आरोपी पक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। बीबी चटर्जी स्ट्रीट इलाके में भी अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि इस निर्माण का संबंध सोना पप्पू नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले, यानी कि पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों का करीब 9 साल पुराना इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। राज्य में नई भाजपा सरकार बनने के महज 9 दिनों के भीतर सीमा पर कटीले तार लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर भूमि और भूमि राजस्व विभाग की टीम जब उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती गांवों में जमीन चिन्हित करने पहुंची तो ग्रामीण खुद अपने जमीन के दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंच गए। बनगांव के शाहघरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत कालियानी गांव में करीब 900 परिवार रहते हैं।
गांव के खेतों के ठीक पार बांग्लादेश का दौलतपुर इलाका दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2017 से वो सीमा पर फेंसिंग के लिए अपनी जमीन देने को तैयार थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। ग्रामीणों का आरोप है कि फेंसिंग नहीं होने का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश करते रहे। सीमा सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता का जिक्र हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी में भी सामने आया। मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की डिवीजन बेंच में पेश दस्तावेजों के अनुसार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 9 जिलों में कुल 127.327 किलोमीटर भूमि फेंसिंग के लिए मांगी थी, लेकिन दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच तत्कालीन सरकार केवल 8 किलोमीटर जमीन ही उपलब्ध करा सकी। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को आवश्यक जमीन सौंपने का लक्ष्य तय किया है। पहले चरण में 27 किलोमीटर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम कालियानी गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों में सीमा सुरक्षा को लेकर उत्साह साफ दिखाई दिया। 9 साल से रुका हुआ था बारबंदी का काम और नई सरकार आते ही 15 दिन में वही काम खत्म हो जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं जो सरकारी जो आधिकारिक है। हम इस वक्त हैं उत्तर 24 परगना के कालियान ग्राम। इसी कालियान ग्राम में जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके पास ज़मीन के लिए कागज़ लिए जा रहे हैं। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ऑफिसर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, गांव वाले ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पर। पहले ऑफिसर्स से बात करेंगे। सर, क्या काम चल रहा है यहाँ पर? अभी यहाँ पे चल रहा है एनओसी कलेक्शन का काम चल रहा है। बहुत दिन से पेंडिंग था ये काम। अभी हम लोग बनगांव बीएलआरओ की तरफ से आए हैं सभी लोग, तो यहाँ पे एनओसी और जो रायत है उनसे ले रहे हैं सब राय। हम लोग 10 टीम है, आज काम कर रहे हैं पूरा बनगांव बीएलआरओ की तरफ से। गांव वाले कितने खुश हैं, कितने खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी दे रहे हैं सबको। हम लोग बोल रहे हैं तो सब जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो दे रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो ओरिजिनल लेके आ रहे हैं, तो हम लोग उसी से काम चल रहे हैं अभी। दादा, क्या कहेंगे, गांव वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है। हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर है होम अफेयर्स का अमित शाह जी, चुनाव के वक्त बताया था 45 डेज के अंदर बंगाल के जो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम रुका हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के वजह से, वो काम 45 डेज के अंदर हो जाएगा। क्या दिक्कत होता था? इधर दिक्कत होता है, बांग्लादेश से जो अवैध रोहिंगा है वो इधर आ जाता था। हमारा जो फसल वगैरह है वो काट के ले जाता था ना, और इधर गो तस्करी होता था। अभी तो जो तारकटा है, जो फेंसी होगा तो चोरी भी रुक जाएगा। ठीक है, हम तो बहुत खुशी है। यहाँ पर जो चाषी आदमी है वो भी जमी देने के तैयार है। ये काम जो 2017 से रुका हुआ था, अभी इसको ख़त्म करने में महज 15 दिन लगेगा। तो सवाल ये है कि 9 साल से ये काम क्यों ममता बनर्जी की सरकार इस पे रोक लगाया था। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, कालियान, उत्तर 24 परगना, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है। इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों और सजा पूरी होने के बाद भी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे विदेशी बंदियों को लेकर
राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर हर एक जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में मुख्य रूप से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जाएगा जब तक कि उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। 23 मई 2026 को जारी आदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जिक्र है। इस मामले में जिला प्रशासन को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली ममता सरकार के बकरीद पर छुट्टी वाले फैसले को भी बदल दिया है। दरअसल पिछली सरकार में बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, पर अब इस साल 28 मई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार पर सिर्फ 28 मई को एक ही दिन का अवकाश होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गांव हो या नगर, हर जगह बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सभी उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष बिजली की पीक मांग 30,339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को बिजली आपूर्ति और समस्या समाधान की सही और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। उन्होंने अस्पतालों, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के इलाज के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि लू से बचाव के लिए सावधानी बरतें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनें। उन्होंने आग लगने की आशंका वाली किसी भी लापरवाही से बचने की सलाह दी है। वहीं अधिकारियों को श्रमिकों को थकावट, निर्जलीकरण और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉमनवेल्थ दिवस के मौके पर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस मौके पर फिट इंडिया का संदेश देने के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, खेल प्रशासक और फिटनेस के शौकीन एकत्रित हुए। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर फिटनेस और खेल भावना देखने को मिली। कॉमनवेल्थ दिवस के मौके पर आयोजित संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना और कई एथलीट शामिल हुए। गुजरात कॉमनवेल्थ होस्ट करने जा रहा है। कॉमनवेल्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए 75th संडे ऑन साइकिल की एडिशन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है, तो देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। जो हम फिट होंगे तो सोसाइटी, समाज स्वस्थ रहेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट अंजुम मौदगिल और ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगुंडे ने भी फिट इंडिया मुहिम को बढ़ावा देते हुए साइकिलिंग की। With 2030 Commonwealth Games coming to India, the entire country
will rise to the occasion and participate in their own little way in the journey towards 2030 and beyond. Facilities that are available at this point of time to our athletes are absolutely fantastic, and we would wait 2 years to get our rifles and equipment, but now the latest equipment first comes to India and then goes across the world. फिट इंडिया आइकॉन और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने को कहा। I'm very proud of the fact that Commonwealth Games are happening in India in 2030, and Sundays on Cycle is a great initiative. This is the 75th Sunday, and there were a lot of people outside getting encouraged, and it's a great culture to have. अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में इस इवेंट ने फिटनेस, लोगों की सामूहिक भागीदारी और खेल संस्कृति विकसित करने पर सबका ध्यान केंद्रित किया। कॉमनवेल्थ डे पर आयोजित संडेज ऑन साइकिल के इस स्पेशल एडिशन में फिट इंडिया का संदेश भी दिखा और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर देश का उत्साह भी। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन सिर्फ 30 मिनट के भीतर 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भारतीय खेल प्रेमियों को देखने को मिले। गुरविंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर में जहां नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया, वहीं तमिलनाडु के विशाल टीके वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भी भारतीय एथलीट नहीं कर पाया था। विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं 45 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। इससे पहले विशाल ने पिछले वर्ष चेन्नई में 45.12 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। विशाल का 44.98 सेकंड का समय इस सीजन में एशिया कप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी बन गया है। उन्होंने इराक के अम्मार इस्माइल इब्राहिम के 45.16 सेकंड को पीछे छोड़ दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया, भारतीय फर्राटा धावक गुरविंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ महज 10.90 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। गुरविंदर वीर सिंह 100 मीटर की दौड़ 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ा और इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियन गेम्स के लिए भी अपना टिकट पक्का कर लिया। कोच की बहुत मेहनत है मेरे पीछे, बहुत उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे को बहुत मेहनत करवाई है। और मैं रिलायंस फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को चूज़ किया। रिलायंस फाउंडेशन में एंटर होने का मौका मिला, बहुत ही अच्छे ग्रुप में ट्रेनिंग का मौका मिला, अच्छे एथलीट्स से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ साथ वाले एथलीटों से सीखा और फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स करवाई। मैं अच्छी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और आने वाली कॉम्पिटिशन में और अच्छा करना चाहता हूँ। फेडरेशन का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने 116 क्वालिफाई मार्क रखा, तो उससे ये फायदा हुआ भी मेंटली और स्ट्रांग हुए कि ये अचीव करना है। तो ऐसे अच्छे टारगेट मिलते रहेंगे तो हम और अच्छा अचीव करेंगे। वाकई में गुरविंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया। सोचिए 100 मीटर की दौड़ महज 10.09 सेकंड में, ये भारत के लिए गर्व की बात है। और इसी के साथ डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।